दोस्तों हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के पतन एवं विघटन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। मुगल साम्राज्य का पतन किस कारण से हुआ था, इसका विघटन किन कारणों से हुआ, इसके बारे में विश्लेषण करने के लिए कहा जा रहा है। ये हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग वीवीआई मार्क कर सकते हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग कि मुगल साम्राज्य का पतन के क्या कारण थे और विघटन के क्या क्या कारण रहे थे। बिना देर किए चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। एक छोटा सा बस यहाँ पर भूमिका लिखा है और किस तरह से उत्तर को आप लोग लिखना शुरू करेंगे उस चीज को भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल पर दोस्त नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त में इसको शेयर भी कर देना है। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बनाते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार जाकर चेक कर लीजिए और प्लेलिस्ट से आप लोग सारे क्वेश्चन के आंसर को तैयारी कर सकते हैं। शुरू करते हैं हम लोग समझना। कहा जा रहा है कि मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक विशाल, शक्तिशाली और संगठित साम्राज्य था। बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में स्थापित इस साम्राज्य ने अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे महान शासकों के नेतृत्व में अभूतपूर्व विस्तार और वैभव प्राप्त किया। कहा जा रहा है कि जब बाबर ने 1526 में इसको स्थापित किया मुगल साम्राज्य को, ठीक है, उसके बाद अकबर आया, जहांगीर आया, शाहजहां आया, औरंगजेब आए। इस तरह से जो महान शासक थे उनके नेतृत्व में इसने अभूतपूर्व विस्तार और वैभव प्राप्त किया, ये जो मुगल साम्राज्य था। आगे इसमें कहा जा रहा है कि विशेष रूप से औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े क्षेत्रीय विस्तार तक पहुंच गया था। जब मुगल साम्राज्य सबसे बड़े स्तर पर पहुंचा, सबसे बड़े विस्तार पर पहुंचा, तो उस टाइम में यहाँ का शासक कौन था? औरंगजेब था। किंतु 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया और धीरे धीरे इसका विघटन होने लगा। धीरे धीरे इसका क्या तो विघटन होने लगा, ये टूटने लगा। ठीक है, 1857 ईस्वी में बहादुर शाह जफर के पदच्युत होने के साथ मुगल साम्राज्य का औपचारिक अंत हो गया, जब इसको हटा दिया गया। ठीक है, जब इसका मतलब कह सकते हैं इसको हटा दिया गया, पद से हटा दिया गया, उसके बाद से जो मुगल साम्राज्य था उसका औपचारिक अंत भी हो गया, मतलब ऑफिशियली भी ये खत्म हो गया। मुगल साम्राज्य का पतन किसी एक कारण का परिणाम नहीं था, बल्कि राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सैन्य तथा बाहरी कारणों के संयुक्त प्रभाव का एक परिणाम था। ठीक है, यहाँ पर जो आप पॉइंट यहाँ पर देखें 1857 ईस्वी में बहादुर शाह जफर को पदच्युत कर दिया गया, मतलब इसको हटा दिया गया और ऑफिशियली कहा गया कि अब मुगल साम्राज्य जैसा भारत में कोई चीज नहीं रहेगा। इससे पहले मुगल के और भी शासक थे 1857 से पहले, जो सिर्फ नाम मात्र के लिए यहाँ पर शासक कर रहे थे। ठीक है, अंग्रेजों ने इनको रहने के लिए दिया था, लेकिन बाद में 1857 में बहादुर शाह जफर को हटाने के बाद ये पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे कि मुगल साम्राज्य के पतन के और विघटन के क्या क्या कारण रहे हैं, किन कारणों से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ है और ये धीरे धीरे किस तरह से टूटता गया। तो पहला तो ये आपका औरंगजेब की नीतियां, औरंगजेब ने जो भी नीति अपनाया, ये इसका एक पहला कारण है मुगल साम्राज्य के पतन होने का। कहा जा रहा है कि मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण औरंगजेब की नीतियों को माना जाता है, क्योंकि इसने जो विस्तार नीति अपनाया था, जो धार्मिक नीति अपनाया था, और ये उत्तर भारत को छोड़कर जहां से इसका शासन का प्रमुख केंद्र था उसको छोड़कर के दक्कन में जाके बस गया था। तो इसके तो जो फैसला लिया गया, उसके तो जो नीति तय किया गया, ये सबसे पहला कारण बनता है मुगल साम्राज्य के पतन का। उसकी धार्मिक नीति ने हिंदुओं, राजपूतों, जाटों, सिखों और मराठाओं को मुगल शासन से दूर कर दिया। इसने सभी के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, राजपूतों के खिलाफ, जाटों के खिलाफ, सिखों, मराठाओं के खिलाफ, सभी के खिलाफ क्या है तो मतलब जंग छेड़ दिया था, सभी से दुश्मनी मोल ले लिया था। जिसके कारण क्या है तो ये जो भी जात के लोग थे, जैसे हिंदू लोग थे, राजपूत लोग थे, जाट लोग थे, ये सब क्या मुगल शासन से दूरी बना ली, दूर हो गए। 1779 में जजिया कर की पुनर्स्थापना तथा मंदिरों के विरुद्ध कार्यवाहियों ने व्यापक असंतोष को जन्म दिया। जब इसने 1679 में, ठीक है, 1679 में जजिया कर को फिर से वापस ले आया और बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया। ठीक है, जैसे केशवराय मंदिर हो गए, मथुरा वाला मंदिर हो गया, ठीक है, सोमनाथ मंदिर, बहुत सारे मंदिरों को इसने तोड़ दिया, बहुत सारे मंदिरों पर इसने नियंत्रण स्थापित कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इसके कारण जो हिंदू लोग थे उसमें असंतोष बढ़ गया। इसी प्रकार उसकी दक्कन नीति ने साम्राज्य की आर्थिक और सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया। लगभग 25 वर्षों तक चले दक्कनी युद्धों ने राजकोष को खाली कर दिया और प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित किया। लगातार 25 सालों तक क्या तो दक्कन में जो युद्ध है वो चलता रहा, मराठाओं को हराने का जो युद्ध है वो चलता रहा, लेकिन हरा नहीं पाया। तो इस तरह से जो उसकी सेना थी, जो औरंगजेब की सेना थी, वो थक हार गई थी। लगातार आप युद्ध नहीं कर सकते, 25 साल तक लंबा समय था, जिसके कारण इसका सेना का क्षति हुआ। बहुत सारे जो वहां पर अगर युद्ध करे तो बहुत सारे सेना का जरूरत है, उसके लिए सामान का जरूरत पड़ता है, खाने पीने का सामान का जरूरत पड़ता है, तो इसमें इसका क्षति हुआ। बहुत सारे पैसे भी खर्च किए गए, ठीक है, धन का खर्च हुआ, और जो इसका शासन का केंद्र था दिल्ली, वहां पर से हट करके दक्कन में आ गया था। इसके कारण इसका जो पहला कारण है मुगल साम्राज्य के पतन का, वो इसी का नीति है, औरंगजेब का नीति है। दूसरा यहाँ पर कारण वो देखते हैं वो है कमजोर उत्तराधिकारी। औरंगजेब के बाद जितने भी उत्तराधिकारी आए वो सभी बहुत ही कमजोर थे। औरंगजेब के बाद कोई भी शासक अकबर या फिर शाहजहां जैसी योग्यता को और नेतृत्व क्षमता नहीं रखता था। मतलब इस तरह से कोई तेज तर्रार
जो सम्राट है वो नहीं बन पाया। ठीक है, तो ये भी इसका एक कारण रहा मुगल साम्राज्य के पतन का, उसके विघटन का। बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह तथा बाद के सम्राट कमजोर और अयोग्य सिद्ध हुए। वे सम्राट की विशाल समस्याओं का समाधान नहीं कर सके। वो क्या, कि जो साम्राज्य में विशाल समस्याएं थी उसका समाधान नहीं कर सके। कमजोर शासकों के कारण केंद्रीय सत्ता की प्रतिष्ठा और प्रभाव लगातार घटता गया। अगर कमजोर शासक आ गए तो इससे क्या हो, जो केंद्रीय सत्ता और प्रतिष्ठा थी उसका प्रभाव लगातार घटता चला गया, और प्रांतीय जो क्षेत्र उसका विस्तार होता चला गया। प्रांत में अब नए नए राजा उभर कर आने लगे, नए नए क्या, तो जो सूबेदार है वो उभर कर राजा बनने लगे और शासन बनने लगे। ठीक है, तो कमजोर उत्तराधिकारी के कारण जो क्षेत्र था वो खुद से अब राजा बनने लगे अलग अलग क्षेत्रों से। तो ये एक पॉइंट देखने को मिलता है। दूसरा है उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, उत्तराधिकार का युद्ध। मुगल परंपरा में उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम नहीं था। मतलब कौन उत्तराधिकारी बनेगा, बड़ा बेटा बनेगा, छोटा बेटा बनेगा, कोई योद्धा है वो बनेगा, ऐसा कोई परंपरा नहीं था। जिसको मन चाहे उसको बनाया, जिसके कारण भाई भाई में कभी कभी बाप को मार दिया, कभी किसी ने भाई को मार दिया, उस तरह से यहाँ पर परंपरा चलती रही मुगलों में। सम्राट की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो जाता था। शाहजहां के पुत्रों के बीच हुआ उत्तराधिकार युद्ध इसका प्रमुख उदाहरण है, जो शाहजहां के बाद शुरू हुआ था। ठीक है, शाहजहां के बाद जो शुरू, जैसे औरंगजेब, ठीक है, दारा शिकोह, ये सब क्या है, सब अपने आप भाई भाई में सब लड़ने लगा था। इन युद्धों में अपार धन, समय और सैन्य शक्ति नष्ट होती थी, जिससे साम्राज्य कमजोर होता गया। जब आपस में गृह युद्ध छिड़ जाए तो इसके कारण साम्राज्य कमजोर होने लगता है, पैसा भी खर्च हो रहा है और आपस में आप लोग लड़ रहे हैं, इस कारण सैन्य शक्ति तो जा ही रहा है, पैसा तो जा रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, और जो साम्राज्य है वो भी धीरे धीरे कमजोर होता गया। तो ये भी एक कारण था उत्तराधिकार का युद्ध। अगला यहाँ पर कारण था मुगल साम्राज्य के पतन और विघटन का, वो है मनसबदारी एवं जमींदारी व्यवस्था का संकट। जो अकबर के टाइम में मनसबदारी और जमींदारी प्रथा बनाया गया था उस पर अब संकट आ गया था। अकबर द्वारा स्थापित मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था बाद के काल में दोषपूर्ण हो गई। मनसबदारों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन जागीरों की संख्या सीमित थी। मनसबदार मतलब जो होशियार लोग थे उनको मनसबदारी दिया जाता था, उनको पोस्ट दिया जाता था। तो जो होशियार लोग थे वो बढ़ते गए, लेकिन जो जागीरों की संख्या वो वहीं रही। इस स्थिति को जागीर संकट कहा जाता है, और ये जो संकट आया था इसको जागीर संकट कहा जाता है। जागीरदार अधिक से अधिक राजस्व वसूलने लगे, जिससे किसानों का शोषण बढ़ा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। अब जब जागीरदार ज्यादा हो गए और जागीर कम हो गए तो इससे क्या होगा, सभी को पैसा चाहिए, सभी को पैसा चाहिए, तो उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, और टैक्स बढ़ा तो किसानों को बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा, और जो किसान लोग थे वो असंतुष्ट हो गए, जो गरीब लोग थे वो असंतुष्ट हो गए। ठीक है, तो ये भी इसका एक कारण रहा था। पांचवा जो कारण हुआ आर्थिक संकट। निरंतर युद्धों, शाही वैभव और विशाल प्रशासनिक खर्चों के कारण मुगल साम्राज्य आर्थिक संकट का शिकार हो गया। आप देखेंगे जो शाहजहां का टाइम था, शाहजहां के टाइम में बड़ा चकाचौंध था, बड़ी खर्चा करता था, बहुत ज्यादा क्या है तो वो विलासिता में जीता था। जैसे कि आपका जहांगीर हो गया, वो बहुत विलासिता में जीता था। तो आर्थिक संकट आ गया, और उसके बाद जब औरंगजेब का शासन आया तो उसने लगातार युद्ध करते रहे। बहुत सारे विस्तार नीति उसका विस्तारवादी नीति था, जिसके कारण उसके पास पैसों का तंगी आया। ठीक है, पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो गए। तो आर्थिक संकट में क्या है, तो मुगल साम्राज्य के पतन का, उसके विघटन का एक कारण था। निरंतर युद्धों, शाही वैभव और विशाल प्रशासनिक खर्चों के कारण मुगल साम्राज्य आर्थिक संकट का शिकार हो गया। दक्कन के युद्धों में अत्यधिक धन खर्च हुआ, राजस्व संग्रह की व्यवस्था भी कमजोर पड़ने लगी। जो राजस्व संग्रह है, मतलब अलग अलग जो सूबेदार लोग थे वो पहले टैक्स वसूल करके राजा को देते थे, लेकिन ये व्यवस्था भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। लोग क्या करने, टैक्स वसूल खुद रख ले रहे हैं, या फिर वो खुद ही राजा बन जा रहे हैं उस क्षेत्र में, क्योंकि दक्कन में वो जाकर के बैठा है, औरंगजेब तो दक्कन में जाकर बैठा है, दिल्ली की तरफ तो शासन चल ही नहीं रहा। जैसे जो उत्तर भारत में और भी शासन की जगह है उधर तो शासन चल ही नहीं रहा था, जिसके कारण पैसों का बहुत ही तंगी आने लगा। किसानों पर करों का बोझ बढ़ता गया, जिससे कृषि उत्पादन और आर्थिक स्थिरता प्रभावित हुई। तो ये सब आर्थिक संकट भी क्या है, कारण है मुगल साम्राज्य के पतन का। और आर्थिक संकट कैसे आया था वही चीज आपको यहाँ पर लिखना है। छठा जो यहाँ पर इसका कारण है वो है मराठा शक्ति का उदय। ठीक है, शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उदय मुगल साम्राज्य के लिए गंभीर चुनौती बन गया। सबसे बड़ा जो चुनौती था वो यही था, शिवाजी का नेतृत्व। ठीक है, मतलब शिवाजी जो मराठा शक्ति है वही सबसे बड़ा मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण है, क्योंकि जो औरंगजेब है उसको रोक कर कौन रखा था, मराठा लोग ही रखे थे। औरंगजेब मराठों को पूरी तरह दबाने पर असफल रहा। उसकी मृत्यु के बाद मराठे तेजी से शक्तिशाली होते गए और उन्होंने मुगल साम्राज्य के अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 18वीं शताब्दी में मराठे भारत की प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गए। अब इनका जो युद्ध होगा वो अंग्रेजों के साथ होता है, जो मराठा थे उनका युद्ध अंग्रेजों के साथ होता है, क्योंकि इन्होंने संपूर्णता अगर हम लोग बात करें तो जो औरंगजेब था उसकी मृत्यु के बाद से उसके बाद जो भी शासक आए मुगल साम्राज्य उसको हराता रहे। ठीक है, सातवां जो कारण था वो था प्रांतीय राज्यों का उदय। अब प्रांतीय राज्यों का उदय शुरू हो गया, क्योंकि जो मुगल साम्राज्य उसमें शासक बहुत ही कमजोर होने लगे,
वो प्रशासन सही से नहीं कर पा रहे थे, गृह युद्ध छिड़ गया था, घर घर में अपने लड़ रहे थे भाई भाई। जिसके कारण प्रांत में जो भी सूबेदार था, जिस सूबे में जिस भी सूबेदार को दिया गया था, जागीर दिया गया था, वो वहां का खुद ही राजा बन जा रहा था। तो प्रांतीय राज्यों का उदय होने लगा। केंद्रीय सत्ता कमजोर होने के बाद विभिन्न प्रांतों के सूबेदार स्वतंत्र होने लगे। हैदराबाद में निजाम आने लगे, बंगाल में मुर्शिद कुली खान आ गया तथा अवध में साउद खान आ गया। ठीक है, कौन आ गया? साउद खान आ गया। शहादत खान हो गया, क्या हो गया? शहादत खान हो गया। ठीक है, लगभग स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली थी। इन प्रांतीय राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य का राजनीतिक विघटन तेज हो गया। अब जो लोग पहले से किसी क्षेत्र में कैसे प्रशासन चला रहे थे, वो उस क्षेत्र का राजा बनने लगे। क्यों बनने लगे? क्योंकि प्रशासन ही कमजोर हो गया था। जो केंद्र में राजा था वो कमजोर था, तो सभी लोग अपने अपने प्रांत का कैसे थे बंटवारा करने लगे, प्रांत में अपने अपने राजा बनने लगे। आठवां जो कारण था वो था सिख, जाट और राजपूत विद्रोह। सभी से क्या दुश्मनी ले लिया गया था, चाहे वो सिख हो, जाट हो, राजपूत हो, इन्होंने विद्रोह किया। तो ये भी एक कारण है मुगल साम्राज्य के पतन का। मुगल शासन के विरुद्ध विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह होने लगे। सिखों ने गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में संघर्ष किया। जाटों ने मथुरा और भरतपुर क्षेत्र में विद्रोह किया। राजपूतों ने भी कई अवसरों पर मुगल सत्ता का विरोध किया। इन विद्रोहों ने साम्राज्य की शक्ति को कमजोर किया तथा प्रशासनिक समस्याएं बढ़ाई। तो ये भी उसके कुछ कारण थे। नौवां जो यहाँ पर हम लोग कारण देखें वो सेना की कमजोरी। मुगल सेना समय के साथ पुरानी और अप्रभावी, ठीक है, अप्रभावी होती गई। जो मुगल सेना है, पहले तो वो गोले तोप का इस्तेमाल करते थे, तो बहुत ही मजबूत था, लेकिन समय के साथ वो पुराना होता गया और अप्रभावी होता गया। सेना में आधुनिक सुधार नहीं किए गए, सैनिक अनुशासन कमजोर पड़ गया तथा तोप खाना और युद्ध तकनीक यूरोपीय शक्तियों की तुलना में पिछड़ने लगे थे। अब क्या है, अंग्रेजों के यहाँ पर आ गए थे, अंग्रेज लोग यहाँ पर आ गए थे। अंग्रेजों का जो हथियार है वो आधुनिक था, जहाँ पर इसके जो मुगल साम्राज्य के जो हथियार है वो टिक नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो इसे जो तोप खाना या फिर जो युद्ध तकनीक यूरोपीय शक्तियों की तुलना में बहुत ही कम था। इससे साम्राज्य की सैन्य क्षमता में गिरावट आई। और वैसे भी इसका जो साम्राज्य है, जो मुगल साम्राज्य, उसमें जो सेना है वो बहुत ही कमजोर पड़ने लगा था शुरू से ही। ठीक है, अगला जो कारण हम देखते हुए दरबारी षड्यंत्र और गुटबाजी। आपने नूरजहां के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर आप देखते हुए कि जो गुटबाजी शुरू हो गया था, ठीक है, दरबारी षड्यंत्र शुरू हो गया था, तो वो सब काम भी क्या, सब इसके पतन का कारण बना। मुगल दरबार में अमीरों और सरदारों के बीच गुटबंदी बढ़ती गई। तुर्क, ईरानी, अफगान और भारतीय मुसलमानों अमीरों के साथ अलग अलग बन गए। वे अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करने लगे। इससे प्रशासनिक स्थिरता और केंद्रीय सत्ता दोनों प्रभावित, क्योंकि जब शासक कमजोर होगा, राजा कमजोर होगा, तो सारी चीजों को नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण ये लोग 4-5 लोग मिल करके खुद शासन करने लगे। फिर आता है नादिर शाह। ठीक है, फिर आता है नादिर शाह और ये आक्रमण करता है दिल्ली पर। 1739 में नादिर शाह आता है और ये दिल्ली पर आक्रमण करता है। और जो कोहिनूर से जड़ा हुआ हीरा वाला कुर्सी था, ठीक है, वो भी वो अपने साथ ले जाता है नादिर शाह। तो यहाँ पर 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूट लिया। दिल्ली को क्या इसने लूट लिया। वह प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। और जो प्रसिद्ध हीरा जो शाहजहां के टाइम में यहाँ पर लाया गया था, ठीक है, उसको भी इसने क्या किया, ले गया। ठीक है, इसको हम लोग करनाल युद्ध भी कहते हैं। आप कहीं पर देखते हो कि करनाल युद्ध कब हुआ था, तो ये नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में हुआ था। मोहम्मद शाह फर्स्ट और नादिर शाह के बीच में हुआ था 1739 ईस्वी में। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर एक नंबर क्वेश्चन आता है तो लिख सकते हैं आप। और जो हीरो से जड़ा हुआ कुर्सी था, तख्त था, उसको ये फारस ले गया। जो नादिर शाह था, ये क्या किया, उसने फारस ले गया इसको। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर कहा गया कि 1739 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूट लिया। वह प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया। इस घटना ने मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचाया और उसकी कमजोरी संसार के सामने उजागर कर दी कि वो कितना मजबूत है, कितना कमजोर है। क्योंकि एक बाहर से आया हुआ आदमी जो यहाँ पर दबदबा बनाया हुआ है, जिसका साम्राज्य यहाँ पर चल रहा है, उसको हरा करके चल गया, साथ में उसका जो सिंहासन वो भी लेके चला गया। अगला इसका विघटन का कारण है वो है अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। फिर आता है अहमद शाह अब्दाली, ये भी आक्रमण करता है यहाँ पर आकर के। अहमद शाह अब्दाली ने कई बार भारत पर आक्रमण किया। उसके आक्रमणों से उत्तर भारत में अस्थिरता बढ़ी और मुगल साम्राज्य की शक्ति और अधिक कमजोर हो गई। ठीक है, तो ये भी इसका एक कारण है, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा पॉइंट। अगला है वो अंग्रेजों का उदय। उसके बाद अंग्रेजों का उदय होता है, ये चीज आपको ऊपर ही बता दिए थे। ठीक है, फिर अंग्रेज आ गए। 18वीं शताब्दी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी। ठीक है, 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का प्रभाव तेजी से बढ़ गया। जब इन दोनों युद्धों को अंग्रेजों ने जीत लिया, उसके बाद उसका जो प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया और फिर वो किसी भी कंपनी नहीं रहा, बल्कि वो शासन करने लगा। धीरे धीरे मुगल सम्राट केवल नाम मात्र का शासक रह गया और वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चली गई। तो इस तरह से हम आपको बताए थे उसी टाइम में।
आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं मुगल साम्राज्य के पतन के इतिहासकार के क्या विचार हैं। मुगल साम्राज्य के पतन में इतिहासकार क्या क्या विचार अपने रखते हैं। जो जादूनाथ सरकार है इनके अनुसार औरंगजेब की दक्कन नीति तथा धार्मिक नीति मुगल पतन के प्रमुख कारण थे, ये कहते हैं। दूसरे हैं स्टैनली लैंडपोल, ये कहते हैं कि औरंगजेब ने अपने पूर्वजों द्वारा निर्मित साम्राज्य की नींव को कमजोर कर दिया। औरंगजेब ने जो अकबर था, जो शाहजहां था, जहांगीर था, ठीक है, उसने बहुत अच्छे से उसको संभाल करके रखा था। लेकिन जैसे औरंगजेब आया उसको अपने तरह से चलाना शुरू किया, जिसके कारण पतन का ये कारण बना। जो सतीश चंद्र ये कहते हैं कि प्रशासनिक और आर्थिक संकट मुगल पतन के मूल कारण थे। जो प्रशासनिक और आर्थिक संकट था ये मुगल पतन का प्रमुख कारण था। इरफान हबीब क्या कहते हैं, कृषि संकट और जागीरदारी व्यवस्था की समस्याओं का विशेष महत्व दिया गया। तो अलग अलग जो विद्वान है, अलग अलग जो इतिहासकार है, वो अलग अलग तरीके से इसके पतन के कारणों को बताते हैं, विघटन के कारणों को बताते हैं। दोस्तों एक आप लोग छोटा सा निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा कि मुगल साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके पीछे औरंगजेब की नीतियां, कमजोर उत्तराधिकारी, ठीक है, उत्तराधिकार युद्ध, आर्थिक संकट, मनसबदारी जागीरदारी व्यवस्था की कमजोरियां, मराठों का उदय, प्रांतीय राज्यों की स्वतंत्रता, विदेशी आक्रमण तथा अंग्रेजों का विस्तार जैसे अनेक कारण उत्तरदायी थे। इन सभी कारणों ने मिलकर मुगल साम्राज्य की शक्ति को कमजोर कर दिया और अंततः उसका विघटन हो गया। इसलिए मुगल साम्राज्य का पतन बहुआयामी कारणों का परिणाम था, ना कि किसी एक कारण का। मतलब किसी एक कारण से मुगल साम्राज्य का पतन नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारे इसमें कारण कारगर थे। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को खत्म कर सकते हैं लिख करके। चैनल पर दोस्तों नए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।